अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 8 अक्टूबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 8 अक्टूबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, थाईलैंड को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, अच्छे से मैप में देखना और फिर उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। एक टर्म है एंडाक, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है। ये जो टर्म है ना, ये किस चीज़ का नाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड रडार सिस्टम इंडक्टेड इनटू इंडियन डिफेंस। ऑप्शन बी बोलता है इंडियाज सैटेलाइट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रिम। ऑप्शन थर्ड बोलता है अ साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट सेटअप बाय इंडिया इन एंटार्क्टिक रीजन। ऑप्शन फोर्थ बोलता है यहाँ पर ये बेसिकली एक इंडिया का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है ताकि हम लोग आर्कटिक रीजन को स्टडी कर सकें। तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। तो आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा है उसको आज हमारे हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर कवर भी किया गया है। तो वंदे भारत ट्रेन लगातार न्यूज़ में बनी हुई है। आपको पता होगा पिछले महीने वंदे भारत ट्रेन ने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसका आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा। और उसी वीडियो में एक और छोटा सा वीडियो अटैच था बाद में, जहाँ पर आपने देखा होगा कि वो जो ट्रेन है कहीं ना कहीं वो टकराई है, जिसकी वजह से उसका जो फ्रंट है वो थोड़ा सा टूट गया है। तो वंदे भारत ट्रेन अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन में 2 बार ये ट्रेन टकराई है। एक बार ये भैंस से टकराई और उसके अगले दिन दोबारा ये गाय से टकराई, जिसकी वजह से इस ट्रेन के आगे एक डेंट पड़ा था। और मतलब उसको बेसिकली यहाँ पर चेंज करा जा सकता है, आराम से यहाँ पर चेंज करके ये ट्रेन तुरंत रिकवर भी की जा सकती है, ऐसा यहाँ पर हमारे मिनिस्टर्स का डायरेक्टली कहना भी है। मेंशन ये भी किया जा रहा है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इन्होंने एक केस जो बफलोस का ओनर था, यानी कि जो भी उन भैंसों का ओनर था ना, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपने भैंसों को लाइनों के अंदर लेकर जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके ऊपर वो केस दर्ज किया गया है। ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ थर्सडे में और एक इंसिडेंट कल हुआ फ्राइडे में, यानी कि मतलब लगातार 2 दिन में 2 बार इस प्रकार के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं वंदे भारत ट्रेन के साथ में। आई होप आपको ये बात समझ में आई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फ्रंट पेज पर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। जैसे आपको यहाँ पर आपको पता होगा कि लगातार अभी नोबेल प्राइजेस दिए जा रहे हैं। नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, ये सारे नोबेल प्राइजेस ऑलरेडी दे दिए गए हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर एक और नोबेल प्राइज़ है जिसको हम लोग नोबेल पीस प्राइज़ बोलते हैं, इसका इंतज़ार रहता है सभी लोगों को। तो अभी कल ये नोबेल पीस प्राइज़ भी दे दिया गया है। अब किसको दिया गया, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो मतलब 3 जगह पर ये नोबेल पीस प्राइज़ को दिया जा रहा है। अब जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनका नाम क्या है, एलिस बेलात्स्की यहाँ पर इनका नाम है, जो कि आप लोग को इस पिक्चर में दिख रहे हैं। तो बेलारूसियन यानी कि बेलारूस में रहने वाले एक राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट सेंटर के, खासकर व्यासना ह्यूमन राइट सेंटर के फाउंडर भी हैं। लेकिन अभी के टाइम पर ये जेल में है बिना किसी ट्रायल के, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इनको ये नोबेल पीस प्राइज़ क्यों दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर इस बात को समझा। तो पहला तो यहाँ पर इनको दिया गया,
दूसरा मेमोरियल। मेमोरियल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ पर 1987 में बनाया गया था। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से संबंधित है? जैसे कि ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो गया, मानव के अधिकारों का यहाँ पर आप कह सकते हो उल्लंघन हो रहा है, उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। फिर उसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर ये कलेक्ट करती है, जैसे कि रशिया के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बहुत सारे नेता हैं आज के टाइम पर जिनको जेल के अंदर डाल रखा है ना। जैसे कि एलेक्सी नावल्नी का नाम आपने यहाँ पर सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है ना। तो इन सब का जो डेटा है वो कंपाइल करने का काम करता है, वो सारा डेटा लोगों के सामने लेकर आता है। एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो रशिया की सरकार की आलोचना भी यहाँ पर ये करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरा यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इसको बनाया गया था साल 2007 में। ये बेसिकली यूक्रेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यूक्रेन के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन स्थित देखने को मिलेगी। ये भी यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है और इसने रिसेंटली यहाँ पर ये बताया कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉर क्राइम किया है, बहुत ज़्यादा वॉर क्राइम किया है, वहाँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया है आम नागरिकों के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रिवील करी हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी वजह से भी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। अब आप लोग अगर एक इतिहास देख रहे होंगे नोबेल पीस प्राइज़ का, या पिछले साल का देखो, पिछले से पिछले साल का देखो, ये उन लोगों को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं रशिया के अगेंस्ट में देखने को मिलते हैं, है ना। ये बात ध्यान में रखना। जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर ये क्या है, दूसरा जो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैंने आपको बताया कि एक तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिनको ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, बाकी दो आपको ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगी। जो ये मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, ये दोनों ही क्या कर रही हैं, ये दोनों ही रशिया के अंदर जो भी ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो रहा है, रशिया के अंदर बहुत सारे जो एक तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन लोगों को यहाँ पे जेल में डाल रखा है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालती है। मतलब कहीं ना कहीं रशिया की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने का काम करती हैं ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। अब एक चीज़ देखो, रशिया के अंदर एक व्यक्ति थे एलेक्सी नावल्नी, बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। एलेक्सी नावल्नी ने पूरी तरह से टक्कर दे दी थी किसको? व्लादिमीर पुतिन को, है ना। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ काफ़ी सारे लोग खड़े हो चुके थे, एलेक्सी नावल्नी को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये था कि एलेक्सी नावल्नी व्लादिमीर पुतिन की जगह ले सकते हैं। एलेक्सी नावल्नी को इस प्रकार से सपोर्ट मिल रहा था रशिया में, लेकिन क्या हुआ, एलेक्सी नावल्नी को जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना। अब जेल में डाल दिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी चर्चा हुई थी कि हाँ रशिया ऐसा कर रहा है, ज़बरदस्ती की यहाँ पर सरकार उन्होंने बना रखी है ना। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें आती हैं, ह्यूमन राइट अब्यूज़ कर रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। वो सारा डेटा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशंस बाहर निकाल कर लाती हैं। और ऐसे यहाँ पर सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने भी करा। इन्होंने क्या किया कि जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, फरवरी के मंथ के बाद से आपने देखा जो रशिया वो लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसने भी यहाँ पर क्या किया, कुछ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए, उसमें यहाँ पर बताया यह है कि रशिया ने बहुत अत्याचार किया है, बहुत सारे लोगों की जान ली है, यूक्रेन के अंदर जो आम नागरिक हैं उनकी जान ली है, वो बातें हमें बताई है। तो मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों तरफ ही रशिया को टारगेट किया गया। तीसरा देखो, तीसरा यहाँ पर ये कौन से व्यक्ति हैं? एलिस ब्यालत्स्की। ये बेलारूसियन राइट एक्टिविस्ट हैं। बेलारूस बेसिकली एक देश का नाम है, वहीं पर आप कह सकते हो ये एक तरीके से एक राइट एक्टिविस्ट हैं, और वहीं पर उनका एक ह्यूमन राइट सेंटर है, उसके फाउंडर भी हैं। तो इनको क्यों जेल में डाला गया? क्योंकि बेलारूस को जब आप देखोगे ना, तो बेलारूस भी बिल्कुल प्रो रशिया है, मतलब दोनों साथ के हैं बिल्कुल, बेलारूस और रशिया। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये आपको मैप देखने को मिलेगा। ये रहा यूक्रेन, यूक्रेन के इधर ये रहा रशिया, और रशिया से जस्ट बॉर्डर लगे हुए हैं बेलारूस के। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा सगे दोस्त हैं दोनों आपस में। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और इधर यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अगर हम लोग लुकाशेंको की बात करें तो लुकाशेंको तब से बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं जब से बेलारूस यहाँ पर एक तरीके से एक देश बना है, क्योंकि बेलारूस पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। अब यूएसएसआर 1991 में टूटता है, तो उसके बाद में बेलारूस अलग हुआ। उसके बाद से यहाँ पर आप कह सकते हो लुकाशेंको जो है वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं बेलारूस के। ये इतने ज़्यादा करीब है कि मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया भी था पिछले साल, याद आ रहा होगा, कि अगर रशिया चाहे तो बेलारूस को अपने में मिला सकता है, अपने देश में मिला सकता है, इतने करीब हैं। तो बेसिकली इसी चक्कर में बेलारूस के अंदर भी जो सरकार है वो एक तरीके से अपना दबदबा बना रही है, वही सरकार चला रहे हैं जब से यहाँ पर देश बना है। और आगे लुकाशेंको अपने बेटे को बैठाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि फिर उनका बेटा राज करे देश के ऊपर।
तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिस चीज़ को लेकर आप कह सकते हो कि वो जो व्यक्ति हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया था, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, वो ये सारी बातें बाहर रखते हैं, वो सारी बातें बाहर निकाल कर लेकर आते हैं, इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो बेसिकली आज के टाइम पर जेल में हैं। तो इन्हीं 3 लोगों को ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। तो आपने नोबेल पीस प्राइज़ समझा, इसका बैकग्राउंड समझा कि आखिरकार क्यों दिया गया है, ये चीज़ यहाँ पर समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। नाम ज़रूर से ध्यान रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो साल 2008 में ही प्रीलिम्स के अंदर नोबेल प्राइज़ को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन वो क्वेश्चंस क्या थे कि नोबेल प्राइज़ के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। वैसे एक क्वेश्चन ये था कि जो नोबेल प्राइज़ है ना, वो कौन सी व्यक्ति को दिया गया है। मतलब आपको करना क्या है, जो भी नोबेल प्राइज़ न्यूज़ में है बस खाली उस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, उनको कौन सा नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो ध्यान रखना, कौन सी फील्ड में दिया गया है। अब जिस फील्ड में दिया गया है उस फील्ड के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, बस खाली 2 पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना उस फील्ड के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर जो आपका क्लिक केमिस्ट्री है उसमें दिया गया, वैसे यहाँ पर जो फिजिक्स है उसमें क्वांटम मैकेनिज्म के ऊपर दिया गया। तो ये जो वर्ड है ना, बस खाली इतने कीवर्ड्स ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, तो इस पर ज़्यादा डिटेलिंग्स में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी है नहीं। समझ में आई बात। बाकी थोड़ा सा और डेटा है नोबेल प्राइज़ के बारे में, वो भी जान लो, क्योंकि अब हो सकता है नोबेल प्राइज़ को लेकर क्वेश्चन बन जाए आखिरकार नोबेल प्राइज़ क्या है। देखो, जो नोबेल प्राइज़ है ना, इसको बनाया गया, इसको एस्टेब्लिश किया गया है एक तरीके से एल्फ्रेड नोबेल के थ्रू, जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर थे। इन्होंने यहाँ पर इस नोबेल प्राइज़ को एस्टेब्लिश किया। और ये जो अवार्ड है, इसका सबसे पहला अवार्ड 1901 में दिया गया था। 1901 में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और किस किस कैटेगरी में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिर उसके बाद में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में, लिटरेचर में। तो ये सारे अवार्ड्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। देन नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। देन इकोनॉमिक साइंस के अंदर भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये कुछ अलग अलग फील्ड्स आपको देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है, जो भी प्राइज़ सेरेमनी होती है ये सब स्वीडन में स्टॉकहोम के अंदर यहाँ पर ये सारी प्राइज़ मनी रखी जाती है। हर दिसंबर में हर साल होती है। तो अभी अनाउंसमेंट हो चुका है, अब जब दिसंबर आएगा तो उसमें ये प्राइज़ सेरेमनी को रखा जाएगा। नाउ ये जो पीस प्राइज़ है ना, जो पीस वाला प्राइज़ है जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे, ये स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, ये स्टॉकहोम सेरेमनी में नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखना। देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ये भी जितने भी नोबेल पीस प्राइज़ नोबेल प्राइजेस आप लोगों ने देखे अलग अलग फील्ड्स के अंदर में, इसमें से पीस वाले को छोड़कर बाकी सारे जो नोबेल प्राइजेस हैं, इनकी जो प्राइज़ सेरेमनी है वो कहाँ पे होती है, स्वीडन के स्टॉकहोम में। लेकिन जो पीस वाला प्राइज़ आपको देखने को मिलता है, इसकी सेरेमनी कहाँ पे होती है, इसको प्रेजेंट किया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में, ठीक है ना। सेम ही दिन पर, जिस दिन यहाँ पर ये बाकी जो प्राइजेस हैं उसकी सेरेमनी होती है, उसी दिन यहाँ पर इस पीस प्राइज़ वाले की भी सेरेमनी होती है। सिंपल बात हो गई। अब जिन भी लोगों को यहाँ पर प्राइज़ दिया जाता है उसमें एक गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और कुछ मॉनेटरी यानी कि जो पैसा है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, जो भी यहाँ पर इस प्राइज़ के अंदर मतलब अनाउंस होता है। फिर उसके बाद में ये जो नोबेल प्राइज़ है ना, इसको हम लोग मतलब डेथ के बाद में नहीं देते हैं, मतलब कि किसी की डेथ हो गई, मृत्यु के बाद में यहाँ पर किसी को नहीं दिया जाता है, जब वो जीवित है तभी यहाँ पर दिया जाता है। सिंपल बात हो गई। ये तो आप लोगों ने नोबेल प्राइज़ के बारे में बातें जान ली हैं। उसके बाद कुछ और रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से एक तरीके से गौर करना। वो ये है कि अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले इंडियन नोबेल लॉरेट कौन थे, मतलब पहले भारत के कौन से व्यक्ति थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनको लिटरेचर की फील्ड में दिया गया था 1913 में। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था। उसके 12 साल बाद 13 में ही यहाँ पे मतलब 1913 में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को यह अवार्ड दिया गया था। देन उसके बाद में फर्स्ट इंडियन वेमेन, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो थी मदर टेरेसा। इनको पीस वाला ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1979 में। ये फर्स्ट वाले जो वर्ड है ना, ये बहुत रेलिवेंट हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे। आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले एक काम ज़रूर से करना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K+ लाइक का, जिसको आप लोग अचीव करवाओगे और करवाते भी हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। देखो, एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है, मुझे पता है आजकल, लेकिन करना क्या पड़ता है। देखो, अब हो क्या रहा है ना कि पहले जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाया करते थे, लेकिन आजकल वेबसाइट पर अपलोड हो नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा लेट आर्टिकल्स आते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, लेट आर्टिकल्स आते हैं, देन उसके बाद में पढ़ना
देन उसके बाद में वीडियो को रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। जैसे कि आप सपोज़ करो जैसे 4 बजे न्यूज़पेपर आ रहा है, अब 4 बजे जब न्यूज़पेपर आ रहा है तो आप डिमांड कर रहे हो कि सर 7 बजे तक न्यूज़पेपर अपलोड कर दो। अब बताओ मुझे 1 घंटा रिकॉर्ड भी तो करने में लगेगा ना, तो 4 से 5 चलो 1 घंटे में मैंने पढ़ भी लिया न्यूज़पेपर, तो रिकॉर्डिंग करने बैठते हैं, फिर उसके बाद में अपलोड करना, फिर अपलोड करने में प्रोसेसिंग, यूट्यूब की प्रोसेसिंग ना मतलब कभी कभी रुला देती है, इतनी ज़्यादा तगड़ी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग में 20-20 25-25 मिनट लग जाते हैं, जिसकी चक्कर में वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है। बाकी यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है ना। देखो होता यहाँ पर यह है कि फिर मुझसे कहते हैं कि सर सब लोग करते हैं, तो ये देखो वो ज़्यादातर आपने देखा होगा लाइव सेशंस को करते हैं वो, है ना। लाइव सेशंस ज़्यादातर जो है यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं, तो लाइव सेशन में टाइम मिल जाता है ना। जैसे कि अगर लाइव सेशन किया भी जाए तो उसमें जैसे अगर मैं 6 बजे लाइव सेशन स्टार्ट करूँ तो मुझे 4 से 5, वहाँ से 6, 2 घंटे का समय मिल गया। लेकिन अभी क्या है, मुझे अगर 7 बजे भी वीडियो रिकॉर्ड करना है तो बेसिकली मुझे पहले से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट करके सब लगाना पड़ेगा इस पीडीएफ के अंदर में, देन उसके बाद मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, देन अपलोड करना पड़ेगा, और अपलोड में भी प्रोसेसिंग। लेकिन यहाँ पर जो बाकी जैसे होता है लाइव क्लासेस में, उसमें यहाँ पर कोई भी ऐसी नहीं होता है, एक दिन पहले ही सेट कर दो, फिर उसके बाद में उसको एक तरीके से मतलब जब अपना टाइम स्टार्ट हो तो उसको हाथों हाथ स्टार्ट कर लो, ना अपलोडिंग की परेशानी ना कुछ परेशानी। इसकी चक्कर में थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर लेट हो जाता है। आई होप आप लोग प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 7:30 से पहले पहले अपलोड कर दूँ, लेकिन जैसे तैसे कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा रहता है जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी इस बात को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट देखता हूँ मैं कि सर 7:30 तक 8 तक ऐसा मतलब 7:30 तक 7 तक अपलोड कर दो। मेरी कोशिश रहती है और मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि मैं इसको और पहले अपलोड कर दूँ, ठीक है ना। अभी क्या है ना, थोड़ा सा आर्टिकल्स लेट आ रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है। जैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है आपका वीडियो मैं थोड़ा सा जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। यार ये चीज़ें मेरे हाथ में खुद नहीं है, ये देखो आपको ही पता, अगर मेरे हाथ में होती तो मैं इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के स्टेटस के बारे में जानेंगे, बहुत सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है इस आर्टिकल से हटकर भी आपको काफ़ी कुछ मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं आखिरकार क्या हो रहा है। देखो एक पैनल, एक कमेटी बना ली गई, या फिर आप कह सकते हो एक कमीशन बना लिया गया है, और उस कमीशन का काम यह है कि वो स्टडी करेगा शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को। देखो होता क्या है ना कि जो दलित्स हैं वो यहाँ पर एक तरीके से उनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, जो एक तरीके से अब दलित्स क्या है काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि सोशल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, उसके बाद में अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पर इनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखा गया, एससी वाली कैटेगरी में रखा गया, ताकि हम लोग एक तरीके से जो ये अनटचेबिलिटी वाली जैसी प्रॉब्लम्स इनको ख़त्म कर सकें, इनको एक रिजर्वेशन दे सकें। तो होता यहाँ पर यह है कि अभी ये जो एससी स्टेटस दिया जा रहा है दलित्स को, तो उसमें अभी कुछ ऐसे दलित्स हैं जो कि एक तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, मुस्लिम्स में, देन उसके बाद में क्रिश्चियन में। तो अभी होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला गया, उसके अंदर मांग ये की गई है कि जो दलित्स हैं, जो खासकर दलित क्रिश्चियन हैं, मतलब ऐसे दलित हु कन्वर्टेड टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ठीक है ना, एक तरीके से जो कि इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उस पिटीशन के अंदर मांग यह है कि उनको भी शेड्यूल कास्ट के अंदर कवर करना चाहिए, उनको भी शेड्यूल कास्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर एक पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके ऊपर सुनवाई करने के लिए एक कमीशन को बना दिया है, और इस कमीशन को 2 साल का टाइम दिया है। वो कमीशन बेसिकली 3 मेंबर का कमीशन देखने को मिलेगा। इस कमीशन में 3 लोग आपको नजर आएंगे। कौन कौन है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, एक है प्रोफेसर सुषमा यादव, देन उसके बाद में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में जो जस्टिस बालाकृष्णन जी हैं, ये बेसिकली इस कमीशन को लीड करने वाले हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो कमीशन है इस पूरे के पूरे मैटर को देखने वाला है, और 2 साल में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल की अंदर की और भी बात बताता हूँ। होता यहाँ पर यह है कि इस पर्टिकुलर इशू को लेकर बहुत लंबे समय से चर्चा की जा रही है, लेकिन खुलकर यहाँ पर अभी भी कोई भी ऐसी चर्चा हुई नहीं है। देखो मेंशन यहाँ पर यह किया जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी है, जो एससी का स्टेटस देखने को मिलता है, अभी यहाँ पर ये जो एससी का स्टेटस है ये किन किन को दिया जाता है, दलित्स को दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हो जो
कुछ ऐसे दलित जो कि यहाँ पर सिखिज़्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं, देन उसके बाद बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पर ये शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे दलित जो कि यहाँ पर इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, इनको यहाँ पर ये शेड्यूल कास्ट के स्टेटस के अंदर कवर नहीं किया गया है, इनको यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं दिया गया है। तो इसी को लेकर यहाँ पर मांग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ऐसा क्यों आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। यहाँ पर जो ऐसे दलित्स हैं जो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड हैं, तो उनको यहाँ पर आपने क्यों नहीं इस स्टेटस के अंदर कवर किया, उनको ये स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी यहाँ पर पूरा का पूरा सुनवाई चल रही है और अभी 11 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार से कुछ अपनी जो पोजीशन है वो मांगी है, मतलब केंद्र सरकार इसके बारे में क्या सोचती है उसको लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार के व्यूज़ मांगे हैं। तो वो अभी 11 अक्टूबर की बात है, 11 अक्टूबर में हम लोग को पता चलेगा एग्जैक्टली आखिरकार होता क्या है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहीं पर बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट्स वगैरह मेंशन हैं। ये आखिरकार क्या बोलते हैं, अब इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। पूरे बैकग्राउंड के साथ में अब हम लोग चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा डिटेल से कवर करने वाले हैं। वैसे ही आर्टिकल आपको एग्जाम में कहाँ पर हेल्प करेगा, जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर हेल्प करेगा। सिलेबस में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, सोशल एम्पावरमेंट है, इश्यूज़ रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस हैं। ये सारे टॉपिक आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार का जो भी डिसीजन है, जो भी पोजीशन है, वो यहाँ पर मांगी है कि एक पिटीशन को लेकर, क्योंकि वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, उस पिटीशन के अंदर मांग की गई है कि जो आज के टाइम पर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 है, यानी कि शेड्यूल कास्ट को लेकर जो ये पूरा एक्ट आपको देखने को मिलेगा, ऑर्डर ऑफ 1950, ये सिर्फ आज के टाइम पर हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन्स को ही यहाँ पर कवर करता है, इनको यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की तरह रिकग्नाइज करता है। लेकिन यहाँ पर जो एक तरीके से कुछ ऐसे दलित जो कि क्रिश्चियन और इस्लामिस्ट में कन्वर्ट हुए, उनको यहाँ पे कवर नहीं करता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे मांगा है कि भैया आप इसके ऊपर थोड़ा काम करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यहाँ पर सजेशन मांगा है कि आप इसके बारे में बताओ। तो 11 अक्टूबर को यहाँ पर सरकार अपनी पोजीशन यहाँ पर रखने वाली है। पिटीशन आखिरकार क्या बोलता है, ये जो याचिका दी गई है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये आखिरकार क्या मेंशन करती है, इसको थोड़ा समझना होगा। पिटीशन ने यहाँ पर आर्ग्यू किया है दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स, इनको आपने इंक्लूड क्यों नहीं किया है, ये बताओ। यही बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है, वही बात आपको वापस से बार बार रिपीटेड देखने को मिलेगी। देन इस पिटीशन का यहाँ पर कहना यह है कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, है ना, इनइक्वालिटीज़ फेस कर रहे हैं, तो इनको भी यहाँ पर कवर करना चाहिए इसके अंदर। इस पिटीशन ने यहाँ पर जोर दिया है कि कन्वर्जन के बाद में भी ये जो मेंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट के हैं और जो कि अभी भी सोशल डिसेबिलिटीज़ जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके प्रति भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि जैसे सोशल डिसेबिलिटी और जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इस शेड्यूल कास्ट का स्टेटस यहाँ पर दिया जा रहा था। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खासकर आप कह सकते हो कि जो ये कन्वर्टेड एक तरीके से क्रिश्चियंस हैं, ये लोग भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पर ये शेड्यूल कास्ट का स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पिटीशन ने यहाँ पर आर्ग्यू किया है। पिटीशन के अंदर ये भी बोला गया कि देखो, इवन जो सिखिज्म है, बुद्धिज़्म है, यहाँ पर भी जो कास्टिज्म है ना, वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इनको तो आपने शेड्यूल कास्ट को एक तरीके से इसके अंदर कवर किया है, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया है, तो बाकी और लोगों को यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का स्टेटस क्यों नहीं दिया गया, ये यहाँ पर मेंशन करते हैं। देन उसके बाद में अब आप देखो कि जो ये शेड्यूल कास्ट को लेकर पूरा ऑर्डर है, शेड्यूल कास्ट को लेकर जो पूरा ऑर्डर देखने को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, ये कैसे आया, ये सारी बात हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखो, जब इसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जब आता है और स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 आता है, जैसे यहाँ पर ये 1950 स्टार्टिंग में लेकर आया जाता है शेड्यूल कास्ट का स्टेटस देने के लिए, तो स्टार्टिंग में ये शेड्यूल कास्ट का स्टेटस किसको दिया जाता है, हिंदूज़ को दिया जाता है। मतलब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हिंदूज़ को रिकग्नाइज़ करने के लिए यहाँ पर इसको लेकर आया गया था, ताकि जो हिंदूज़ के अंदर में सोशल डिसेबिलिटी और जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी देखने को मिल रही थी ना, उसको एड्रेस किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके, उसको रिमूव किया जा सके। उसी के लिए यहाँ पर इस स्टेटस को लेकर आया गया। कब? 1950 में। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे इसके अंदर अमेंडमेंट होता रहता है, संशोधन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। देन आप देखोगे 1950 में तो एग्जैक्टली हिंदूज़ के लिए लेकर आया गया, लेकिन 1956 में, इसके लगभग 6 साल बाद क्या हुआ, इसके अंदर फिर से एक अमेंडमेंट हो जाता है और उसके बाद में यहाँ पर
कुछ ऐसे लोगों को भी कवर किया जाता है कि कुछ ऐसे दलित्स जो कि सिखिज़्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको भी यहाँ पे कवर कर लिया गया। देन उसके बाद ये 1956 के अंदर है ना चेंज हो गया था। फिर 1956 के बाद 1990 में फिर से इसके अंदर एक बार और बदलाव हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर यहाँ पर इन्होंने दलित्स को इंक्लूड किया जो कि बुद्धिज़्म में कन्वर्टेड है। पहले सिखिज़्म में कन्वर्टेड वालों को इंक्लूड किया गया, फिर बुद्धिज़्म में कन्वर्टेड वालों को भी इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पर ही जो दोनों अमेंडमेंट्स हुए हैं, इन दोनों अमेंडमेंट्स को कैसे किया गया था, एक कमीशन के माध्यम से, जिसका नाम है काका कालेलकर कमीशन, जो 1955 के अंदर आया था कमीशन। इस कमीशन के माध्यम से यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया। कहने का मतलब है दलित्स जो कि बुद्धिज़्म और सिखिज़्म में कन्वर्टेड हैं, वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर कवर हो रहे हैं, ऐसी बात यहाँ पर रखी गई। लेकिन जब बात आती है कुछ ऐसे दलित क्रिश्चियंस की, जो कि बेसिकली यहाँ पर इनको जब यहाँ पर शेड्यूल कास्ट देने के बारे में चर्चा की जाती है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने साल 2019 में इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया था कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ दलित क्रिश्चियंस को हम लोग शेड्यूल कास्ट की तरह यहाँ पर ट्रीट करें या फिर शेड्यूल कास्ट का स्टेटस यहाँ पर इनको दिया जाए। ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो पुराने ज़माने के या फिर आप कह सकते हो अंग्रेज़ों के टाइम के यहाँ पर उनके टाइम पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो पुराने ज़माने जब अंग्रेज़ों के टाइम के जो ऑर्डर्स थे, उनके टाइम के जो रूल्स हैं ना, उसमें खुद यहाँ पर मेंशन किया गया है, सरकार ने बोला उसमें खुद आपको देखने को मिलेगा कि जो डिप्रेस्ड क्लास थे, डिप्रेस्ड क्लास वाले लोग थे जो कि एक तरीके से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उसमें से इंडियन क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड कर दिया गया था, उसमें इंडियन क्रिश्चियंस को कवर नहीं किया गया था। तो यहाँ पर सरकार ने इस चीज़ को देते हुए यहाँ पर बोला कि दलित क्रिश्चियंस को हम लोग यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के अंदर कवर नहीं कर सकते। समझ में आई बात? अब उसके बाद में यही क्वेश्चन आता है कि आखिरकार दलित क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड क्यों कर दिया गया, क्यों यहाँ पर इनको एक तरीके से ये शेड्यूल कास्ट का स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा। अब देखो बात ये है कि जो हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है ना, इन्होंने यहाँ पर सरकार को एक चेतावनी भी दी थी इस चीज़ को लेकर कि जो ये शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है, ये उन लोगों के लिए है जो कि सोशल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। और ये जो सोशल डिसेबिलिटी अनटचेबिलिटी वाली जैसी चीज़ें हैं ना, ये हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ के अंदर ज़्यादातर देखने को मिल रही थी। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर इसको लेकर आया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बात रखी, हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये बात रखी। इस वजह से यहाँ पर क्रिश्चियंस को इसके अंदर कवर नहीं किया गया। देन बोला ये भी जाता है कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपना ओपिनियन देते हुए ये बोला कि जब से यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है ना, ये हो रही थी हिंदू रिलीजन के अंदर में, और उसके बाद बाकी यहाँ पर इस हिंदू रिलीजन में जो भी अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके अंदर भी यहाँ पर एक प्रैक्टिस की जा रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग अगर इसके अंदर दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसको मिसअंडरस्टैंड करा जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर गलत तरीके से इसको देखा जा सकता है और इंडिया को यहाँ पर बोला ही जा सकता है कि जो इंडिया है ना, वो कहीं ना कहीं अपना जो कास्ट सिस्टम है वो बेसिकली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के ऊपर लागू करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज जनरेट हो सकती है, इस वजह से भी यहाँ पर इनको कवर नहीं किया गया। फिर 2021 का जो ये नोट आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी मेंशन ये किया गया है कि जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आपको दलित ओरिजिन का देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने अपनी जो कास्ट आइडेंटिटी थी ना, वो बेसिकली कन्वर्जन के टाइम पर ही ख़त्म कर दी है। जब ये कन्वर्ट हुआ तभी यहाँ पर इनकी कास्ट आइडेंटिटी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर इनका जो एक तरीके से नया रिलीजियस कम्युनिटी है, वहाँ पर जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस वगैरह है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। दैट इज़ वाई इनको कवर नहीं किया गया है, ये बात यहाँ पर रखी जाती है। समझ में आ गई बात? देन अब एक चीज़ और आती है, क्या ये पहली बार है कि सरकार इस इशू को उठा रही है? क्योंकि आपने भी यहाँ पर इशू के बारे में बहुत कम सुना होगा। शेड्यूल कास्ट को लेकर जो इशू है ये काफ़ी टाइम बाद उठाया। क्या ये पहली बार है कि गवर्नमेंट ने इस प्रकार के इशू को उठाया? तो ऐसा नहीं है, पहले भी इस इशू को काफ़ी बार उठाया गया है, लेकिन वो हमेशा फेल हो चुका है। 1996 की बात यहाँ पर की जा रही है। सरकार ने पहली बार एक बिल लेकर आई थी जहाँ पे फोकस ये किया जा रहा था कि भैया शेड्यूल कास्ट का जो ये ऑर्डर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसी को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। देन उसके बाद में आप देख पाओगे काफ़ी बार फिर से कोशिश करी गई। साल 2000 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, इन्होंने यहाँ पर ओपिनियन मांगा था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से कि भैया हम लोग क्या करें कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये दोनों यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो इसके अगेंस्ट में जाते हैं और ये मना कर देते हैं, इस प्रोपोजिशन के अगेंस्ट में होते हैं। तो मतलब कई बार कोशिश करी गई है इस पर्टिकुलर मैटर पर आगे बढ़ने की, बट आप कह सकते हो हमेशा यहाँ पर एक फेलियर सा नज़र आया है। तो बेसिकली यहाँ पर पहले भी कोशिश की जा रही है और अब भी यहाँ पर यही कोशिश है। तो अब 11 अक्टूबर का इंतजार करना है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो कमीशन बनाया गया है, इस कमीशन को थोड़ा टाइम दिया गया है, वो कमीशन भी इस मुद्दे को देखेगा।
आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ चुकी है। 3 मेंबर का कमीशन है जिसको यहाँ पर हेड कर रहे हैं एक्स CGI KG बालाकृष्णन साहब। बाकी मैंने आपको ये कालेलकर और ये हाई पावर्ड पैनल, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं कि कब कब इसके अंदर बदलाव हुआ है ना। इसी वजह से मैंने एक पूरा सेंटेंस की फॉर्म में, पूरा आंसर राइटिंग के फॉर्म में पूरा का पूरा आर्टिकल आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो वो जो कंटेंट है उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना PDF से। PDF जब आप लोग डाउनलोड करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आपको क्या करना है, उसके साथ एक ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है Adobe Acrobat। तो उस ऐप को जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो उसमें इस PDF को ओपन करना, आपको येलो कलर के ये सिंबल्स नज़र आएंगे। जैसे आप इस पर टैप करोगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और इसको आप लोग एडिट वगैरह कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा वेट करो, आने वाले टाइम पर इस पर्टिकुलर इशू के बारे में और ज़्यादा चर्चा होने वाली है। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। चलो फिर आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा और आर्टिकल है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि आने वाले टाइम पर इसके बारे में चर्चा हो सकती है। देखो होता क्या है, US के एम्बेसडर होते हैं। US के एम्बेसडर जो है ना, इनकी विजिट होती है टू POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये विजिट करते हैं। और इंडिया ने यहाँ पर खूब प्रोटेस्ट भी किया है। इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया है कि अमेरिका आखिरकार कर क्या रहा है। अमेरिका भारत के साथ में रिलेशन ख़राब करना चाहता है तो बताओ, क्योंकि अमेरिका की इस प्रकार से यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं रिसेंटली, जिससे पता ये चलता है कि अमेरिका चाहता है रिलेशंस ख़राब हो जाएं। मैं आपको वो बताऊंगा, वो सारी एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर धीरे धीरे करके बताने वाला हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ है इस बात को समझना। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो यहाँ पर एक तरीके से एक यूनाइटेड स्टेट्स के एक व्यक्ति हैं, अमेरिकन एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान। आपको पता होगा अमेरिका के एम्बेसडर हर जगह पर बैठे हैं, इंडिया के अंदर भी हैं। तो अमेरिका के एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान। ये कहाँ पे जाते हैं विजिट करने? ये विजिट कर जाते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, POK वाले रीजन को, ठीक है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये विजिट कर जाते हैं। तो आपको क्या दिक्कत है, POK वाले रीजन को विजिट कर लिया, ठीक है, चलो वहाँ तक कहानी ठीक है। लेकिन विजिट करने के बाद वहाँ पे जाके जो बात बोली गई है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो बात क्या बोली गई, इन्होंने यहाँ पर उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन को इन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर बोल दिया है। इन्होंने यहाँ पर अपना ट्वीट किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलकर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कभी भी यहाँ पर ये बात नहीं बोली जाती है। आपने देखा होगा चाहे इंटरनेशनल लेवल होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी सभी जगह पर भी कहीं पर भी आपने देखा नहीं होगा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। लेकिन ये जाकर बोलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, मतलब अपना एक बायस्ड ओपिनियन है ना, वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया ने एक ऑब्जेक्शन उठाया है कि अमेरिका आखिरकार कर क्या रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं जो कि कहीं ना कहीं रिलेशंस को ख़राब करती हुई नज़र आ रही हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो है यहाँ पर एग्जैक्टली ये वाला मैप। इस वाले मैप को देखो, एक सेकेंड को, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली ऊपर का मैप हो गया। ये यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन हो गया जो कि एक तरीके से पाकिस्तान के कब्ज़े में है, लेकिन ये इंडिया की टेरिटरी है। आने वाले टाइम पर डेफिनेटली वापस भी लेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको ये अक्साई चीन वाला रीजन देखने को मिलेगा और ये भी इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन इसको यहाँ पर चाइना ने कब्ज़ा रखा है। समझ में आई बात? तो आप देख रहे होंगे ये जो POK वाला रीजन है, यहीं पर यहाँ पे US के एम्बेसडर टू पाकिस्तान की विजिट हुई थी। यहीं पर उन्होंने बोला कि बेसिकली ये आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बोल दिया है कि ये आज़ाद कश्मीर है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा इशू क्रिएट हुआ। आप देखोगे ना इंटरनेशनल, देखो इंडिया तो यहाँ पर इसको POK बोलता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर चाहे वो यूनाइटेड नेशन हुआ, चाहे कहीं पर भी हुआ, जब भी बात होती है इस पर्टिकुलर एरिया की, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर ही इसको बोला जाता है। लेकिन इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान ने इसको कब्जा रखा है। समझ में आई बात? लेकिन आज़ाद कश्मीर की कहीं पर भी चर्चा नहीं होती है, जो कि US ने भी यहाँ पर ये काम किया है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद एक बात समझो कि ऐसी बात मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि अमेरिका रिलेशन ख़राब करना चाहता है, तो वो बात यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहली चीज़, अभी आपको पता होगा कि जो USA है इसने हाल ही में F-16 जेट यहाँ पर देने के बारे में चर्चा की है। मतलब जो F-16 जेट है ना पाकिस्तान के पास में, उन जेट्स को यहाँ पर अमेरिका ने बोला है हम सपोर्ट करेंगे। उन जेट्स का जो भी यहाँ पर रिनोवेशन होगा, मतलब जो भी उसको जिस भी तरीके से मॉडिफाई करना होगा उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। और अमेरिका ये बोलता है हम लोग पाकिस्तान को ये जो F-16 फाइटर जेट्स हैं ये इसलिए नए करके दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवाद से लड़ सके। वाह क्या मजाक है, पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवाद से लड़ सके, उसके लिए यहाँ पर ये F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। जबकि इंडिया ने एक क्लियर कट ये बात बोल दी है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर कभी ये फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला, ये इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने यह काम किया, पाकिस्तान को इस प्रकार से सपोर्ट किया।
दूसरा आप लोग यहाँ पर देखोगे एक पर्टिकुलर इशू ये निकल कर आता है कि अभी इंडिया की एक कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी, आपको पता होगा टी बालाजी पेट्रोकेमिकल, और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, लगभग 1 अक्टूबर को पढ़ाई थी ये न्यूज़ मैंने। ये जो पेट्रोकेमिकल कंपनी है ना, इसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए इंडियन कंपनी के ऊपर। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो बाइडन की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, जो बाइडन यहाँ पर पर्सनली मीटिंग करी थी शहबाज शरीफ के साथ में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में, ठीक है ना, ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा, पर्सनली एक मीटिंग करी थी, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर चौथा आप लोगों ने अब ये वाला इशू देखा कि यूएस के जो एम्बेसडर हैं वो पहुँचे वहाँ पर और जाकर उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि जो करेंट टाइम पर जैसी सिचुएशन चल रही है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशंस के अंदर देखो पहले से दरार तो हैं, ऐसे नहीं रिलेशंस पूरी तरह से ख़राब थे, लेकिन दरार बहुत ज़्यादा थी, वो दरारें लगातार बढ़ रही हैं इन एक्टिविटीज़ की वजह से। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें, पर्टिकुलर इशू जो है वो समझ में आया, यहाँ पर क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं। देन यहाँ पर अगला एक और इम्पोर्टेंट छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। बात की जा रही है जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक के बारे में कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था, है ना। वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस याद आ रहा होगा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। वर्ल्ड बैंक के अंदर आपको 5 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। उन 5 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप ऐसे हैं जिससे मिलकर वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। वो 2 ग्रुप्स के नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट उन ग्रुप्स के नाम लिख दो ना, ठीक है ना। अब देखो आर्टिकल में क्या बात की जा रही है, जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है ना, इनका नाम है डेविस मालपास। इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो इंडिया है वो G20 ग्रुप को लीड कर सकता है। आपको पता होगा G20 की मीटिंग होने वाली है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, 20 देश का यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है, इसमें इंडिया भी हिस्सा है। अब की बार यहाँ पर इंडिया जो है इस ग्रुप को लीड करने वाला है, तो इंडिया इस ग्रुप को लीड कर सकता है 3 पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। वो 3 मैटर कौन कौन से हैं, एक है एजुकेशन, दूसरा है क्लाइमेट और तीसरा यहाँ पर डेट सस्टेनेबिलिटी। इन 3 टॉपिक के ऊपर इंडिया पूरी तरह से वर्ल्ड को लीड कर सकता है या G20 को लीड कर सकता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि भारत ने कुछ इस प्रकार से अपने स्टेप्स उठाए हैं। श्रीलंका को जितना सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर से नहीं मिला, उतना सपोर्ट भारत ने अकेले प्रोवाइड करवाया है। श्रीलंका के हालात देखो, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्या हालात देखने को मिले, और सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि लगभग 2-2.5 महीने हमने श्रीलंका के बारे में रोज़ाना पढ़ा ही पढ़ा है। तो उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया है वो अकेला निकल कर आया। आप देख पाओगे इंटरनेशनल लेवल से इतना सपोर्ट नहीं आया जितना इंडिया ने अकेला सपोर्ट किया। इंडिया एक बहुत बड़ा क्रेडिटर है अफ्रीकन नेशंस के लिए। अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत सारा हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं अलग अलग प्रकार से, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मेडिकल सपोर्ट हो, हर प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये चीज़ तो है ही कि इन कंट्रीज़ को सपोर्ट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इन्होंने बोला कि इंडिया एक लीडर है एजुकेशन के मामले में, और वो इस पर्टिकुलर एजुकेशन वाले इशू को लीड कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। ये बात यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के थ्रू बोली जा रही है, ठीक है ना। अब इनका एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के ऊपर इतना जोर देना नहीं होता कि हाँ ये व्यक्ति कौन क्या कह रहा है, ये बात आपको कभी पढ़नी नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। स्टेटमेंट वाले आर्टिकल हमेशा छोड़ दिया करो, ये आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट होते नहीं हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। और रिसेंटली क्या किया हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने कल क्या किया था कि इंडिया का जो ग्रोथ है ना उसको अभी के लिए थोड़ा सा कम कर दिया है। इन्होंने बोला कि साल 2022-23 के अंदर जो इंडिया की ग्रोथ होगी, इंडिया जो भी ग्रो करेगा वो बेसिकली 1% से कम करके इन्होंने इसको 6.5% कर दिया है, ठीक है ना। कि इंडिया यहाँ पर थोड़ा जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम रहने वाली है। रीज़न क्या है, रीज़न देखो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, रशिया यूक्रेन का विवाद है, इन्फ्लेशन है, उससे बहुत सारी कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं। तो इंडिया का भी जो ये ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम कर दिया था वर्ल्ड बैंक ने, कल के दिन की बात है ये, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो आज के टाइम पर भारत ने किस प्रकार से श्रीलंका को सपोर्ट किया, $4 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया। ऐसा सपोर्ट यहाँ पर कोई दूसरा कंट्री नहीं प्रोवाइड करवा सकता था जैसा यहाँ पर इंडिया ने सपोर्ट किया। एजुकेशन के मामले में बात करें तो एजुकेशन के मामले में यहाँ पर एक लीडरशिप रोल प्रोवाइड करवा रहा है भारत, है ना। तो ये आपने देखा कोविड-19 के समय पर थोड़ी प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो चीज़ें वापस से इंप्रूव होती हुई नजर आई हैं। फिर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का कहना यह है कि देखो करेंट टाइम पर सिचुएशन ये है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री लास्ट में ING है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से लगातार ग्रो कर रही हैं डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। तो हुआ क्या, ये जो डेवलपिंग कंट्री देखने को मिल रही हैं यहाँ पर एजुकेशन पॉवर्टी नज़र आती है। ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जो बच्चे हैं वो सही से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। जो डेवलपिंग कंट्री हैं लगभग 70% जो बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, टेक्स्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना, सॉरी ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का कहना है। तो उसके अंदर भी इंडिया यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है, उसको लेकर यहाँ पर इंडिया कुछ कदम उठा सकता है इस G20 के अंदर में।
फिर उसके बाद में बात आती है क्लाइमेट इश्यूज़ को लेकर, ठीक है ना। जो क्लाइमेट चेंज है इसका मुद्दा देखो आज के टाइम पर दुनिया भर के अंदर बहुत ज़्यादा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगेन इंडिया यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया ये जो 3-4 टॉपिक है ना, इसको लेकर भारी मुद्दे तरीके से आप कह सकते हो लीड कर सकता है, ये बात रखी जा रही है इस G20 वाले ग्रुप के अंदर में। G20 के अंदर आपको पता होगा टोटल 20 कंट्रीज़ हैं। वो कंट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, ये 7 कंट्रीज़ मिलकर G7 बनाती हैं। इसमें रशिया मिला दो 8, ये G8 बन जाएगा। G8 आज के टाइम पर काम नहीं करता है, आज के टाइम पर सिर्फ G7 है। रशिया को 2014 में निकाल दिया गया था किस वाले ग्रुप से, G8 से। फिर उसके बाद में G7 बना। G8 से रशिया को क्यों निकाला गया, रीज़न नीचे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट चिपका दो। अब यहाँ पर देख पाओगे 7 कंट्रीज़ ये हो गई, रशिया यहाँ पर 8 ये हो गया। बाकी टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये सब मिलाकर G20 बन जाते हैं। और अगर टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो ये G20 के अंदर आप ध्यान रख सकते हो 19 कंट्रीज़ हैं और एक पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा G20 बनता है। इसी पूरे ग्रुप को इंडिया लीड कर सकता है इन टॉपिक्स के ऊपर, जो कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए गए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है, तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर एक ऑर्डर दिया है चिल्ड्रंस होम को बंद करने के लिए। अब मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर हैं। इन्होंने यहाँ पर फ्राइडे में ऑर्डर दिया कि जो भैया प्राइवेट चिल्ड्रन होम है, प्राइवेट चिल्ड्रन होम को बंद कर दिया जाए, जो कि तिरुपुर के पास में है। क्यों? क्योंकि उन घरों के अंदर लगभग 3 बच्चों की मतलब मृत्यु हो गई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है। उसके पीछे का रीज़न है फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना। अब फूड पॉइजनिंग यानी कोई गंदा खाना खा लिया, उस गंदे खाने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई लगभग 3 बच्चों की। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर होम में, इस पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन होम है ना, इसके अंदर 30 बॉय रहा करते थे, 30 बच्चे थे, 30 लड़के थे, जिसमें से यहाँ पर 3 की मृत्यु हो गई, बाकी सारे बीमार पड़े हुए हैं, और जो वहाँ का वार्डन था वो भी बीमार पड़ा हुआ है। उस चीज़ को देखते हुए तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि 2 लाख रुपए यहाँ पर जिन भी बच्चों की मृत्यु हुई है उनकी फैमिली मेम्बर्स को दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये बात रखी गई। इन्होंने बोला डिनर किया, सब लोगों ने डिनर करके यहाँ पर लेटे, और फिर थर्सडे मॉर्निंग को देखा कि भैया सब बेहोश पड़े हुए हैं, कुछ तो बेहोश हो गए और कुछ उठ नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे जिसमें से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, काफ़ी सारे एडमिटेड हैं, और इसके पीछे का रीज़न है फूड पॉइजनिंग। अब ये फूड पॉइजनिंग एग्जैक्टली है क्या मुद्दा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एक रेलिवेंट टॉपिक है। क्योंकि फूड पॉइजनिंग आज से 2 महीने पहले बहुत न्यूज़ में था। मुझे पता है कौन कौन सा इशू हुआ। केरला के अंदर एक लड़की की डेथ हो गई थी, याद होगा। फिर शवरमा वाला केस निकल कर आया था, तो इस वजह से भी फूड पॉइजनिंग न्यूज़ में था। तो फूड पॉइजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि न्यूज़ में बना हुआ है, और आपको पढ़ना भी है एग्जाम से रिलेट कर। तो क्योंकि GS पेपर नंबर 2 के अंदर हमारा हेल्थ का टॉपिक आता है, वहाँ से आप इसको लिंक कर पाओगे। सर है क्या फूड पॉइजनिंग? देखो पहली बात, अगर हम लोग खाने की बात करते हैं, जो फूड है, फूड का काम क्या है? काम यह है कि वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, जो बीमारियां हैं उससे लड़ने में मदद करता है ना। ये एक रीज़न देखने को मिलेगा जिसकी वजह से लोगों को फूड की ज़रूरत पड़ती है। खाना इसलिए तो ज़रूरी है कि हम लोग को ताकत मिले, सही समय पर खाना मिले, और सही वक्त पर और सही खाना अगर मिलता रहे ना, तो उसके बाद इंसान बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकता है। लेकिन जब वही खाना कभी गंदा हो जाए, उस खाने के अंदर कुछ बैक्टीरिया, वायरस का अफेक्ट देखने को मिले, तो वो खाना अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम कर लेता है तो वो खाना उस व्यक्ति के लिए जहर भी बन जाता है, ठीक है ना। अब मान लो कोई खाना है जो कि कॉन्टामिनेट हो चुका है, गंदा हो चुका है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई की वजह से, और अगर ये खाना खा लिया जाए और वो सारे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे, तो इससे फूड पॉइजनिंग क्रिएट होती है। खाना ही एक व्यक्ति के लिए जहर बन जाता है, ठीक है ना। अब फूड पॉइजनिंग के पीछे के कारण क्या है? देखो कई सारे कारण हैं। पहला, बैक्टीरिया आपको एक सबसे बड़ा कारण देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया एक सबसे मेजर कॉज है फूड पॉइजनिंग का। इसमें भी साल्मोनेला, ध्यान रखना, साल्मोनेला जो है ना, एक कॉमन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा होती है US के अंदर में। उसके बाद में आता है कैम्पिलोबैक्टर, देन उसके बाद में आता है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। तो ये अलग अलग बैक्टीरियाज आपको देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग को क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद में आते हैं बैक्टीरिया के बाद वायरस के ऊपर। वायरस की वजह से भी फूड पॉइजनिंग होती है। वायरस में जैसे नोरो वायरस, सेपो वायरस, रोटा वायरस, एस्ट्रो वायरस देखने को मिलेगा। अब जो ये फूड पॉइजनिंग है ना, ये वायरस की वजह से बहुत कम देखने को मिलती है, और बहुत कम देखने को मिलती है, इसी वजह से बहुत खतरनाक भी है कि अगर वायरस की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है तो इंसान की जान भी जा सकती है।
फिर उसके बाद में पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग पैरासाइट की वजह से भी होना बहुत ज़्यादा कम होता है, जैसे यहाँ पर टोक्सोप्लाज्मा एक सबसे बड़ा कारण है फूड पॉइजनिंग का, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। अभी जो फूड है अगर एक तरीके से ये कॉन्टेमिनेट हो जाए इन सब चीज़ों से तो कहीं ना कहीं ये इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। और ख़ासकर इन खाने के ऊपर आप देखोगे जैसे कोई कच्चा खाना है ना, या फिर इसको हम लोग बनाने वाले हैं, कुछ ऐसा फूड प्रोडक्ट्स है तो इसमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो जब भी कच्चा खाना या जिसको आप लोग बनाने वाले हो उसमें ज़्यादा रिस्क है, तो इसको अच्छे से कुक कर लिया जाए, है ना। अगर ये फूड आइटम्स पहले से यहाँ पर इनमें कुछ दिक्कत है और अगर इनको सही से कुक ना किया जाए तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो फूड पॉइजनिंग है वो बढ़ने लगती है और वो फूड पॉइजनिंग इंसान को मार सकती है। तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रीट करने की ज़रूरत है। बाकी फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या क्या है, आपने कारण तो समझ लिया, लक्षण क्या क्या है। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या क्या दिखेगा। सबसे पहली बात, शरीर में वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, सर में दर्द होना, नौसिया होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना यानी उल्टी होना, पेट में दर्द होना, बुखार होना, भूख ना लगना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं इस फूड पॉइजनिंग की वजह से। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो है उसको बॉडी के अंदर इनटेक करो, ताकि जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस से रिकवर किया जा सके, ठीक है ना। आइस क्यूब जो होता है, जो बर्फ़ का टुकड़ा है ना, उसको यहाँ पर आप कह सकते हो अपने मुंह में रख के उसको एक तरीके से पिघलने दो और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो पानी है वो पीते रहो। भली उल्टी आ रही हो नहीं आ रही हो, पानी पानी पीते रहना पड़ेगा। आपको पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा इस फूड पॉइजनिंग के टाइम पर, ताकि जितना पानी जाएगा यूरिन के माध्यम से उतना जो टॉक्सिक है ना वो आपके बॉडी से निकल जाएगा। तो इसलिए भी पानी रेगुलर बेसिस पर भी अच्छा खासा पीना भी चाहिए। ठीक बात हो गई। तो आई होप आप लोग यहाँ पर ये बात समझ गए होंगे। बाकी क्या कर सकते हो, जब भी कोई फूड पॉइजनिंग से अफेक्ट हो रहा हो वो सीरियल्स, टोस्ट, राइस बनाना, इन चीज़ों को कंज्यूम कर सकता है। फिर उसके बाद में आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बगल में आपको ये देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, बस खाली थोड़ा सा फोकस करना, छोटा सा ये आर्टिकल है। ये बोला कि एवरी हेल्दी मैन इज़ ऑब्लाइज टू प्रोवाइड फॉर हिज वाइफ। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश महेश्वरी साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर एक बात ये रखी है कि भैया ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाए अपनी वाइफ को और अपने माइनर चिल्ड्रन को, यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो बच्चे को भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा और अपनी जो पत्नी है वाइफ को भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा ये हस्बैंड की ड्यूटी है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर हस्बैंड का एक तरीके से जो बॉडी है वो एबल है कमाने के लिए, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो ऑब्लिगेशन है, जो ड्यूटी है, वो हस्बैंड को फॉलो करनी होगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की साइड से। तो इस पर कुछ ज़्यादा डिटेलिंग्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली इतनी सी बात ध्यान में रख सकते हो। चलो फिर आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वर्ल्ड पेज पर आज छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जैसा पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, तो बस खाली जल्दी से रिकैप लेंगे। इन छोटे आर्टिकल्स का ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यूएस और फिलीपींस दोनों मिलकर साथ में एक तरीके से जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स को कर रहे हैं, यानी साथ में मिलकर एक अभ्यास को कंडक्ट कर रहे हैं साउथ चाइना सी में यूएस और फिलीपींस साथ में मिलकर एक अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। देन उसके बाद में यहाँ पे म्यांमार को लेकर एक छोटी सी खबर है। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि जो म्यांमार के अंदर आज से 1 साल पहले तख्ता पलट हुआ था, उस तख्ता पलट की वजह से बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है। कंट्री के अंदर ही लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, इधर उधर यहाँ पर वो भटक चुके हैं। देन नेक्स्ट आर्टिकल आप देखोगे छोटा सा, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि जो वर्ल्ड फूड प्राइसेस हैं, दुनिया भर में जो फूड के प्राइसेस जो दाम है ना वो लगातार कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एक समय पर जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तब तो तेज़ी से बढ़ रहे थे, बट यहाँ पर आप देख पाओगे अब छठा महीना है लगातार ये फूड प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो वर्ल्ड फूड प्राइसेस लगातार कम हो रहे हैं, ये छठा महीना है, सितंबर के मंथ में भी काफ़ी कम हुए, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आती है ईरान की। देखो ईरान के अंदर जो हिजाब प्रोटेस्ट है, आपको इसके बारे में पता है, हम लोगों ने एडिटोरियल पढ़ रखा था इसके बारे में, तो मैंने आपको बताया भी था। महासा अमीनी, यहीं से पूरा का पूरा जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर ये कहानी स्टार्ट होती है। तो महासा अमीनी की जो यहाँ पर ये मृत्यु हुई थी, बोला ये गया था कि महासा अमीनी को यहाँ पर मार मार के एक तरीके से इतना मारा था कि यहाँ पर जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ईरान अब यहाँ पर ये बोलता है कि इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करी है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इन्होंने ये पाया है कि जो महासा अमीनी है ये एक तरीके से इनकी जो जान गई है ना, ये इनकी बीमारी की वजह से गई है ना। ये यहाँ पर ईरान बोलता है कि इनकी बीमारी की वजह से यहाँ पर जान गई है। ये पहले से यहाँ पर इनकी सर्जरी वगैरह हुई थी ब्रेन ट्यूमर की, लगभग जब ये 8 साल की थी। तो ये ईरान की फॉरेंसिक बॉडी ने यहाँ पर बोला है। बाकी आगे की कहानी देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या होता है।
ये बात आपको समझ में आई। तो ये छोटे छोटे आर्टिकल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। नाउ फाइनली चलते हम लोग अपने पहले एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज हिंदू के अंदर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक अच्छा आर्टिकल है, वेयर द स्टार्स मस्ट नॉट ट्विंकल। बहुत लंबा चौड़ा एडिटोरियल है, इसको हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, लद्दाख के बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके बाद में एक एडिटोरियल हम लोग लेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है ना। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कस करना भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, और आपको पता है सैटरडे में एडिटोरियल्स ऑलरेडी काफ़ी कम आते हैं, तो आज जो है ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज नज़र आता है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होगा एडिटोरियल से पहले हम लोग हमेशा लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? मेंस का क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ रैपिड चेंजेस इन द आर्कटिक रीजन गोज बियॉन्ड द लिटोरल स्टेट्स। इसके ऊपर कमेंट करो। यानी कि जो आर्कटिक रीजन आपको दिख रहा है, जहाँ पर बर्फ़ नज़र आ रही है, उस आर्कटिक रीजन के अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो उस लिटरल स्टेट्स पर तो पड़ेगा। अगर लिटरल स्टेट्स की बात करूं, जो इंडियन ओशन के अंदर आपको देश देखने को मिलेंगे, इंडिया है, इंडिया के आसपास अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो सारी कंट्रीज़ हैं, तो उनके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो क्या है वो आपको बताना है, ठीक है ना। इसकी चीज़ के ऊपर कमेंट करना है। अब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। एडिटोरियल बेसिकली एक जो क्वेश्चन है ना, ये एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। इसका आंसर लिखना, आंसर लिखने के बाद में यहाँ पर सबमिट कर देना। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको वो चैनल मिलेगा, 32,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं जो कि आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिख कर सबमिट कर सकते हो, और मेक श्योर ये करना कि सभी लोग दो आंसर्स को रिव्यू करें। जब आप लोग 2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे सभी लोग के आंसर्स रिव्यू भी हो पाएंगे। साथ ही साथ फ़ायदा ये भी होगा कि जो व्यक्ति रिव्यू करेगा उसको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल पाएंगे अपने आंसर्स में ऐड ऑन करने के लिए। साथ ही साथ में सामने वाले व्यक्ति के कुछ मिस्टेक्स बता पाएगा, और उनको यहाँ पर कहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है वो यहाँ पर बता पाएगा। समझ में आ गई बात? चलो अब आते हैं हम लोग अपने आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। तो हमने किया है इंडियन एक्सप्रेस ओपन, और इंडियन एक्सप्रेस में आपको ये वाला एडिटोरियल देखने को मिलेगा, फास्ट मेल्टिंग आर्कटिक आइस इज टर्निंग द ओशन एसिडिक एंड थ्रेटनिंग लाइफ। तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल आखिरकार बोलता क्या है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस एडिटोरियल के जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने निकाल कर एक जगह पर कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, आओ वहीं से समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आर्कटिक रीजन की। जब आप लोग पृथ्वी का शेप देखोगे तो ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। तो ऊपर नॉर्थ वाले एरिया में ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल पर आपको आर्कटिक रीजन देखने को मिलता है, और साउथ पोल पर एंटार्क्टिक देखने को मिलता है ना। दोनों ही जगह पर भरपूर मात्रा में आपको बर्फ़ देखने को मिलती है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम आपको नज़र आता है। क्लियर हो गई बात? तो हम लोग पृथ्वी के नॉर्थ पोल के बारे में बात करने वाले हैं, आर्कटिक रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे देखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो राइटर बोलते ये हैं आर्कटिक रीजन जो है ना, आज के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से एक तरीके से बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो आर्कटिक रीजन है यहाँ पर आप देखोगे, इसका जो बेसिकली आर्कटिक रीजन क्या है, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ पोल पर एक बहुत एनॉर्मस सा हिस्सा देखने को मिलेगा। जो हमारे पृथ्वी का लैंड मास है उसका एक 6 या 1/6 कह सकते हो, 1/6 जो एरिया है ना वो बेसिकली आपको नॉर्थ पोल पर देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्थ पोल करेंट टाइम पर अफेक्ट हो रहा है बहुत सारे ग्लोबल फोर्सेस से, एनवायरमेंट से, कमर्शियल से, स्ट्रेटेजिक से, अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर इसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया भर में इस आर्कटिक रीजन का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और इंडिया के लिए भी ये रीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे है वो भी आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो बोला गया कि क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लगातार जो गर्मी बढ़ रही है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आर्कटिक आइस है, जो वहाँ की बर्फ़ है वो लगातार पिघल रही है ना। अब वो पिघल रही है जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं आर्कटिक रीजन के अंदर में, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो जो इसका इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। लिटरल स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन के आसपास जो देश आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे लिटरल स्टेट्स हैं। एक बार सर्च करना, एक बार इमेज देखना, इमेज में लाना भूल गया हूँ यार, एक बार इमेज देख लेना, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लिटरल स्टेट्स आप समझ जाओगे कौन से स्टेट्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इसका जो इम्पैक्ट है वो दुनिया भर पर पड़ रहा है। तो ज़रूरत यह है कि दुनिया भर को साथ में आना, साथ में आकर मिलकर कोऑपरेट कर कर ये जो चैलेंजेस हैं उसको टैकल करना, साथ में मिलकर आर्कटिक रीजन को बचाना होगा। नहीं तो आर्कटिक रीजन हो रहा है ख़त्म, या फिर आप कह सकते हो ये पिघल रहा है लगातार, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ आपको देखने को मिलती है ना। बात यह है कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट भी, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
तो आर्कटिक रीजन का इंपॉर्टेंस आखिरकार क्या है? तो राइटर मेंशन करते हैं कि इसका सबसे पहला है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब यह है कि बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस, हाइड्रोकार्बन्स आपको देखने को मिलेंगे इस आर्कटिक रीजन के अंदर। बहुत सारा कोल, जिप्सम, डायमंड, उसके बाद में जिंक के रिजर्व, लेड के रिजर्व, प्लेसर, गोल्ड, क्वार्ट्ज, इन सब के रिजर्व्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से ये प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, वो बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स आर्कटिक रीजन के अंदर है, उनका भंडार आर्कटिक रीजन के अंदर है। साथ ही साथ में आर्कटिक रीजन के अंदर बहुत सारा वेल्थ आपको देखने को मिलेगा, अनएक्सप्लोर्ड हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा, बहुत सारी नेचुरल गैस है जो कि अभी डिस्कवर नहीं करी गई है। दुनिया की 30% जो नेचुरल गैस है ना, वो अनडिस्कवर्ड है आर्कटिक रीजन के अंदर में। तो आर्कटिक रीजन इसलिए इतना ज़्यादा रेलेवेंट है। और इंडिया की जब हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं ना, तो इंडिया आज के टाइम पर तीसरा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है दुनिया के अंदर। हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। और आप देखोगे साथ ही साथ में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर भी हैं, सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करने में भी तीसरे नंबर पर आते हैं। और अगर जिस प्रकार से बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ पिघलती रहेगी, तो इससे बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो पाएंगे, वो बात यहाँ पर मेंशन की जाती है। अब देखो मेंशन ये है ना एग्जैक्टली कि इस एरिया का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो आर्कटिक रीजन है ना, ये आप लोग देखोगे कि सबसे पहली बात एक रिफ्लेक्टर का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है, मैंने आपको बताया पूरा वाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो होता यह है कि अगर सन की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो टकरा कर वापस चली जाती हैं स्पेस के अंदर। इससे क्या होता है, अर्थ के अंदर मतलब अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। टेम्परेचर कंट्रोल करने में ये आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन बहुत मदद करते हैं। लेकिन अगर यही नहीं बचेंगे तो इसके चक्कर में आप कह सकते हो जो टेम्परेचर है ना, वो लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक अल्टीमेट लेवल पर बढ़ जाएगा। फिर राइटर ने मेंशन किया कि देखो इसका एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस भी है, यानी कि एनवायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक हिमालयन लिंक को यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू की तरह देखा है। देखो जैसे आर्कटिक रीजन है वैसे आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं। तो जिस तरीके से आर्कटिक रीजन के अंदर बर्फ़ पिघल रही है, वहाँ पे क्या होगा, हम लोग उस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं जैसे बर्फ़ पिघल रही है। और उस चीज़ को समझने के बाद में हम हिमालयाज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हिमालयाज़ के अंदर भी जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर पिघलता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको पता होगा जैसे हमारे पास में आज के टाइम पर 2 पोल नज़र आते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और आपसे पूछा जाए थर्ड पोल क्या है, तो तीसरे पोल को हम लोग मतलब एक तरीके से हिमालयाज़ को एज अ तीसरा पोल देखा जाता है, रेफर किया जाता है कि भाई ये तीसरा पोल है, क्योंकि यहाँ पर भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली जिस प्रकार से आर्कटिक रीजन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्कटिक रीजन को स्टडी कर सकते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है। और इस वजह से आर्कटिक रीजन को स्टडी किया जा रहा है। हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आर्कटिक रीजन को स्टडी करना, और वो कर भी रहे हैं। और इसकी वजह से भारत ने क्या किया है, अपना पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था आर्कटिक ओशन में साल 2007 में। फिर उसके बाद में हमने खुद का अपना रिसर्च स्टेशन वहाँ पर ओपन कर दिया, हिमाद्री है ना, हिमाद्री रिसर्च बेस ओपन किया गया है। कहाँ पे ओपन किया गया है, स्वालबार्ड आर्किपेलागो पर। तो बेसिकली आप देखोगे इस प्रकार से हमने रिसर्च स्टेशन ओपन करा है ताकि हम लोग वहाँ पर क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। और उसके बाद में हम लोग देख सकें कि देखो जिस प्रकार से आर्कटिक रीजन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, आर्कटिक रीजन किस प्रकार से पिघल रहा है, ऐसा हिमालय का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं। ठीक बात हो गई। फिर अब यहाँ पर क्या है ना, आर्कटिक रीजन से संबंधित कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ परेशानियाँ भी नज़र आती हैं। जैसे सबसे पहले बर्फ़ पिघलना, मैंने आपको बताया। दूसरा, जब बर्फ़ पिघल रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, बर्फ़ और तेज़ी से पिघलेगी, और बर्फ़ पिघलेगी तेज़ी से तो पानी इकट्ठा होगा, और वो पानी इकट्ठा होगा कहाँ पर, सब समुद्र के अंदर। तो समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ने लगेगा, और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो इससे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, है ना, जो टापू हैं, उसके बाद में इंडिया, अगर हम लोग इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया के भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। लगभग भारत अपना 7,516 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा एरिया इंडियन ओशन के साथ में शेयर करता है। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं, वो सब यहाँ पर समुद्र के अंदर डूब जाएंगे। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, है ना। इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं, इनफैक्ट यहाँ पर मुंबई है, वो तक डूब सकता है अगर पानी का लेवल बढ़ेगा। तो ये सब यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और सी लेवल लगातार बढ़ रहा है, ऐसा खुद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो सी लेवल इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब पूरे दुनिया में कंपैरिजन करोगे तो तब उसके कंपैरिजन में इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है।
तो ये नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में एक है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। इसका एक और इशू नज़र ये आता है कि देखो जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर उस आर्कटिक रीजन के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, उनको बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इससे वहाँ के जो एनिमल हैं, क्योंकि वहाँ पे एनिमल जो रह रहे हैं उनको बर्फ़ में रहने की आदत है, अब बर्फ़ पिघल जाएगी या ठंड कम हो जाएगी, गर्मी होने लगेगी, तो वो जानवर वहाँ पे रह नहीं पाएंगे, या प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या बर्ड्स को वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। पोलर बियर को बहुत ज़्यादा बर्फ़ चाहिए होती है ना, लेकिन वो यहाँ पर फिर नहीं रह पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अगर ये बर्फ़ पिघलने लगेगी बहुत तेज़ी से तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा, तो इसका ये भी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को अपने एक आंसर राइटिंग के फॉर्म में बतानी है, जो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। फिर उसके बाद में एक प्यारा सा आंसर लिखना है। लिटोरल स्टेट्स मैंने आपको बता दिया वैसे, लेकिन एक बार आप लोग प्लीज़ मैप में जब आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं मैप लाना भूल गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक बार आप लोग ज़रूर से काम कर लेना, बाकी कल मैं आपको बता सकता हूँ, डोंट वरी। देन उसके बाद मैं अगला एडिटोरियल बात करता, वेयर द स्टार्स मस्ट नॉट ट्विंकल। अब जो ये वाला आर्टिकल है ना, ये बेसिकली जीएस पेपर नंबर 3 से आप रिलेट कर पाओगे, साइंस एंड टेक के अंदर ये आपको हेल्प करेगा, और खासकर प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी सारी बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात क्या हो रही है, आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली क्या होता है, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट ये किया कि इंडिया का पहला, ध्यान रखना, इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है, तो बता देना लद्दाख के अंदर हानले है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली अभी हाल ही में ये काम किया गया है, लद्दाख के अंदर जो हानले नामक जगह है ना, वहीं पर इंडिया का उसको पहला डार्क स्काई रिजर्व की तरह घोषित कर दिया गया है। वो बेसिकली इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। ऐसे डार्क स्काई रिजर्व दुनिया भर में काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये इंडिया का पहला है। कहाँ पर? लद्दाख के अंदर हानले में। समझ में आई बात? अब सर क्वेश्चन यह है कि डार्क रिजर्व है क्या, है ना। तो डार्क स्काई रिजर्व बेसिकली एक प्लेस को हम लोग डेजिग्नेशन देते हैं, एक प्लेस को, यहाँ पर कोई एक जगह है उसको दर्जा दिया जाता है डार्क स्काई रिजर्व का। तो लद्दाख के हानले को ये दर्जा दिया गया, लेकिन दर्जा देने के लिए बहुत सारी यहाँ पर कंडीशंस होती हैं। जैसे वो प्लेस एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट मिनिमल हो। जैसे अभी के टाइम पर बहुत सारी जगह है, जैसे आप देख पाओगे जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट ही देखने को मिलती हैं। रात में देखोगे तो तमाम आर्टिफिशियल लाइट सब जल रही होंगी, गाड़ी मोटर की हैं, घरों की हैं, बहुत कुछ है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट ना के बराबर हो, ध्यान से सुनना, एक ऐसी जगह जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट ना के बराबर हो, वही बेसिकली एक डार्क स्काई रिजर्व कहलाएगा। उसी एरिया को हम लोग डार्क स्काई रिजर्व का डेजिग्नेशन देंगे। तो लद्दाख के अंदर जो हानले है, इतनी ऊंचाई पर जो जगह स्थित है, वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट बहुत कम है। इसकी वजह से उसको इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व की तरह डेजिग्नेशन दिया गया। और ये किसने दिया है, ये मतलब दर्जा किसने दिया, तो यह इसके लिए है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। ये यूएस की एक नॉन प्रॉफिट बेस्ड कंपनी है जिसने यहाँ पर ये डेजिग्नेशन दिया है। ये बेसिकली हर जगह पर इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व, डार्क स्काई प्लेसेस, डार्क पार्क्स, इनका ये डेजिग्नेशन देती रहती है अपने क्राइटेरिया के बेसिस पर, जैसे अभी लद्दाख के अंदर दिया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये जो डार्क स्काई रिजर्व है लद्दाख के अंदर, इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं। देखो हुआ क्या ना, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर साइन किया गया। यहाँ पर एक 3 वे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। किस किस के बीच में? एक तो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, और तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इन तीनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, और उसको साइन करते हुए इन्होंने ये बोला कि भैया हम यहाँ पर जो टेलीस्कोप्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, ताकि डार्क स्पेस रिजर्व को हम लोग लॉन्च कर सकें। बेसिकली कहने का पर्पज़ है कि देखो, अब डार्क स्काई रिजर्व इसको इसलिए भी घोषित किया गया इस एरिया को, क्योंकि वहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट कम है और आप अंतरिक्ष को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सको, आप स्पेस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। उसके लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए होंगे, तो वो टेलीस्कोप का इंस्टॉलेशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा टूरिज़्म वहाँ पर बढ़ेगा, लोग घूमने जाएंगे, इससे एस्ट्रो टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों को अंतरिक्ष में दिलचस्पी होगी। जो हानले के आसपास के गांव है ना, वो उनकी मदद ले सकते हैं वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। यानी कि लोग अगर जो घूमने जाएंगे वहाँ पे, अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करने जाएंगे, टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग जगह जगह उन विजिटर्स का रहने का ठिकाना बना देंगे।
और जहाँ पे वो रह रहे होंगे वहीं पर टेलीस्कोप को लगा दिया जाएगा कि वो बैठकर आराम से रात के समय पर, क्योंकि लाइट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो टेलीस्कोप से वो अंतरिक्ष को आराम से देख सकें। समझ में आई बात? देन ये काम यहाँ पे किया जा रहा है। इससे क्या होगा, लोग वहाँ पर जाएंगे, पैसा खर्चेंगे, तो बेसिकली जो टूरिज्म है ना उस पर्टिकुलर एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होता हुआ नज़र आएगा। दूसरा एक और काम होगा, वो है वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस। जब भी कोई विजिटर जाएगा वहाँ पर तो उन सबको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया यहाँ पर बराबर में एक चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में उनको जानकारी मिलेगी, वाइल्ड लाइफ के बारे में, प्लांट लाइफ के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी, है ना। तो वाइल्ड लाइफ को लेकर एक जागरूकता यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, वाई वॉज लद्दाख चूजन फॉर सेटिंग अप द डार्क रिजर्व? लद्दाख को ही आखिरकार क्यों चूज़ किया गया इस डार्क रिजर्व को सेटअप करने के लिए? उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न यहाँ पर यह है कि देखो जो डेजर्ट है थोड़ा एक तरीके से वो ठंडा एरिया है, और ठंडा एरिया के साथ साथ जो पॉपुलेशन है वहाँ पर काफ़ी कम है। ठंडा एरिया इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर है, ऊपर जाओगे जितना उतना ठंड बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो जगह है ना हानले, वो 4500 मीटर अबव द सी लेवल पर स्थित है। ठीक बात हो गई, ये बात आपको समझ में आई। देन उसके बाद में वहाँ से आपको जो आसमान है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, कोई बादल नहीं होगा, क्लाउडलेस स्काईज होंगे, एटमॉस्फेरिक जो वाटर वेपर होगा वो काफ़ी कम होगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, हम आराम से बहुत अच्छे से आसमान को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हानले पर ही आपको पता होगा कुछ और अदर टेलीस्कोप्स भी लगा रखे हैं। बहुत सारे और भी दूसरे टेलीस्कोप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, देन ग्रोथ इंडिया आर प्रोमिनेंट टेलीस्कोप्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप्स हैं जो कि हानले ऑब्जर्वेटरी के अंदर लगा रखे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंतरिक्ष को ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट कम है, तो आप यहाँ से चीज़ों को आराम से देख सकते हो। समझ में आई बात? देन उसके बाद में ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, वाइल्ड लाइफ वाला मुद्दा मैंने आपको बता दिया, टूरिज्म प्रमोट होगा, एस्ट्रो टूरिज्म प्रमोट होगा, ये मैंने आपको समझा दिया है। सारे रेलिवेंट पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। हानले कहाँ पर है, तो आप देखोगे ये रहा जम्मू कश्मीर, ये रहा लद्दाख, यहाँ पे ये है बेसिकली हानले। ठीक है ना। चलो फिर इसी के साथ में हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे, क्योंकि यही था जो भी था। और अच्छा एक सेकंड रुको, आज की वोकेबलरीज़ को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एडिटोरियल हमारा इंडियन एक्सप्रेस का भी हो रहा है, और अभी मैं मंडे से और चीज़ें भी इंक्लूड करूँगा। मतलब जो एडिटोरियल है बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस को इंक्लूड करूँगा मंडे से। मतलब जो कुछ अच्छे आर्टिकल जो आते हैं उसको यहाँ पर मंडे से इंक्लूड करूँगा। समझ में आई बात? देन आज के वोकैब्स की अगर हम लोग बात करें तो आज का पहला वोकैब है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट मतलब खाली करना या रिमूव करना। आपने सुना होगा कहीं पर बाढ़ आ गई है, वहाँ पर इवैक्यूएशन किया गया है, मतलब खाली कर दिया गया है उस एरिया को। देन आता है कोनेंड्रम। कोनेंड्रम मतलब समस्या या फिर प्रॉब्लम। देन आता है कॉन्ज्यूमेट। कॉन्ज्यूमेट मतलब उत्तम या फिर परफेक्ट। देन उसके बाद आता है रेबट। रेबट मतलब खंडन करना या रिफ्यूट कह सकते हो इंग्लिश में। देन फ्लैग। फ्लैग मतलब आलोचना करना, या फिर आप लोग यहाँ पर क्रिटिसिज्म के तौर पर भी यहाँ पर इसको जानते हो। आपने मेरे मुंह से काफ़ी बार ये वर्ड सुना भी होगा। नाउ अब हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को एक बार देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, जो टर्म है एंडाक, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये आखिरकार किस चीज़ के नाम पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये इंडिया का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, ताकि हम लोग आर्कटिक रीजन को साइंटिफिकली स्टडी कर सकें। अभी हमने आर्कटिक रीजन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, ये भी आपको याद होगा। ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।